और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने साक्षात्कार में और अपने उद्बोधन में यह बात कही है कि पंजाब में जो सरकार आई है वो एक प्रकार से अर्बन नक्सल माइंडसेट की सरकार है। इसीलिए जब से यह सरकार आई है पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। और अभी सीएमआई की जो एक रिपोर्ट आई कि फर्स्ट ईयर में पंजाब में जो इन्वेस्टमेंट है वो 85% गिर गया। 2022 में जो इन्वेस्टमेंट था 23,655 करोड़ रुपए था, वो 3,492 करोड़ रुपए पे आ गया। और अगर इस वर्ष का देखेंगे तो वो और भी नीचे आ गया होगा। यह दर्शा रहा है कि पंजाब जो उत्तर भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक माना जाता था, जहां पर की एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस बहुत प्रबलता के साथ बढ़ता हुआ माना जाता था, इस सरकार के आने के बाद संभवतः रीसेंट हिस्ट्री में पंजाब में सबसे गहरी गिरावट देखने को मिली है। तो यह दर्शाता है कि इनके शासनकाल में किस प्रकार की स्थिति पंजाब की पहुंची है और इनके गठबंधन की किस प्रकार की गति और दुर्गति हो रही है, जिसके लिए वो तीन लोग बैठकर जितने भी प्रकार की विवेचना करें, परंतु उसके साथ देश की जनता सिर्फ संवेदना ही दिखा सकती है। और एक विषय जो लोग बार बार बहुत उठाते थे, पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से आरक्षण के विषय के ऊपर मुस्लिम आरक्षण को जिस प्रकार से संवैधानिक प्रावधानों को धता बताते हुए किया गया, उसके ऊपर कोर्ट ने टिप्पणी की थी। परंतु ये लोग संविधान बदलने की बात करते थे और स्वयं इनका मनोभाव क्या है वो आप चेक कर सकते हैं। ये अखिलेश यादव जी का ये वीडियो है। आरक्षण की बात की, क्या वो हवाई वादा नहीं है? हमारी पार्टी ने कहा है कि केंद्र सरकार पे पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी दबाव बनाएगी। समाजवादी पार्टी चाहती है, कांग्रेस पार्टी अगर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है तो वो आरक्षण आबादी के हिसाब से दे। समाजवादी पार्टी उनके साथ पूरी तरीके से संविधान संशोधन के लिए भी पक्ष में है। मतलब आप समझिए, संविधान संशोधन के पक्ष में हैं। अर्थात जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे वो इनका मंतव्य है। ये पहले भी लिख भी चुके हैं, कह भी चुके हैं और कर भी चुके हैं, यानी तीनों स्टेप पे काम कर चुके हैं। बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि इसके लिए संविधान संशोधन, इससे पहले एसटी हसन इनके सांसद कह चुके हैं कि संविधान संशोधन करके किया जा सकता है। इसलिए बहुत साफ है कि संविधान निर्माताओं का भाव, सर्वोच्च न्यायालय का भाव, संविधान का मूल भाव, उस सब को वोट बैंक के तराजू पर तौलकर एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को दरकिनार करके अथवा यूं कहें कि उसे रौंद कर ये अपने वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। कांग्रेस का 2009 का मैनिफेस्टो देख लीजिए, समाजवादी पार्टी का 2012 यूपी विधानसभा का मैनिफेस्टो देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार के द्वारा आंध्र प्रदेश में लिया गया निर्णय देख लीजिए, हाल में कर्नाटक सरकार का निर्णय देख लीजिए और अभी अखिलेश यादव जी का यह बयान। इसके बाद सब कुछ दूध का दूध, पानी के पानी की तरह बहुत साफ हो जाता है। यानी अब यह बात बहुत स्पष्ट है कि अपनी अवश्यंभावी पराजय को देखकर पूरी तरीके से इस गठबंधन का अंतर्विरोध सामने आ रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है ना इलेक्शन तो अंतिम चरण में आ गया, तो उसके बाद तो अपने असली रंग दिखाने वो शुरू ही करेंगे। और मैं एक बात और इन सारे प्रदेशों की जनता से, जहां जहां इन चुनाव बाकी हैं, मैं साफ कहना चाहूंगा कि जब स्पष्ट है कि पंजाब और बंगाल में ये दल आपस में लड़ रहे हैं तो इनको वोट देना मेरे विचार से बहुत विवेकपूर्ण ढंग से जनता को विचार करना चाहिए। क्योंकि बहुत साफ है कि जब उनके बीच में इस तरीके का संबंध है कि दिल्ली में एक दूसरे से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का प्यार था और पंजाब में जूतम पैजार है, तो आप बहुत साफ समझ सकते हैं कि इनको वोट देना एक प्रकार से अपने वोट को व्यर्थ करना है। क्योंकि उनको मिला हुआ जो भी वोट है वो उनकी आपसी लड़ाई के अतिरिक्त और उसकी कोई सार्थकता नहीं होगी। इसलिए स्पष्ट रूप से अब हमें साफ दिख रहा है कि अंतिम चरण आते आते देश की जनता ने ये सारी बातें देख ली हैं और प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार तरीके से जो हमारा लक्ष्य है 400 पार उसकी तरफ जा रही है और देश की जनता निर्णायक रूप से पूरी भावना के साथ और पूरे समर्थन के साथ उसके साथ खड़ी है। इसीलिए मैं यह पंक्ति कहकर बात समाप्त करता हूं कि राहुल इंडी और घमंडी, राहुल इंडी और घमंडी, सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नेक है। धन्यवाद।